आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में माहौलियात के लिए साफ सुथरी तवानाई और टेक्नोलॉजीज के लिए एक बड़ी मार्केट उभर रही है। उन्होंने G7 मुल्कों पर जोर दिया है कि भारत की साफ सुथरी तवानाई की मुंतकली में सरमायाकारी करें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर, यूरोपियन कमीशन के सदर और जनूबी अफ्रीका और कनाडा के वजीर-ए-आजम के साथ बाहमी मीटिंगें की। चंडीगढ़ में आज GST काउंसिल की 47वीं मीटिंग शुरू हो रही है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हुकूमत 8 सीटों वाली गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को लाजमी बनाएगी। SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के दौरान भारत में आमदनी अदम मसावात में कमी आई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के 2 अलग अलग मामलों में आज पूछताछ के लिए शिवसेना के लीडर संजय राउत को तलब किया है और किर्गिस्तान में बिश्केक के मुकाम पर अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने G7 के अमीर मुल्कों पर जोर दिया है कि वो माहौलियात के लिए साजगार तरक्की, साफ सुथरी तवानाई, पायदार तर्ज जिंदगी और आलमी फलाह बहबूद के लिए भारत की कोशिशों में साथ दें। उन्होंने कहा कि भारत में माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी मार्केट उभर रही है। जनाब मोदी ने G7 मुल्कों से कहा कि वो इस शोबे में तहकीक, इख्तरा और मैन्युफैक्चरिंग में सरमाया लगाएं। वजीर-ए-आजम ने यह भी कहा कि आलमी वबा के दौरान भारत में सेहत के शोबे में डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल करने के कई तख्लीकी तौर तरीके इख्तियार किए गए। जनाब मोदी ने G7 मुल्कों पर जोर दिया कि वो इन इख्तरात को दीगर तरक्की पजीर मुल्कों तक ले जाने में भारत की मदद करें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि तवानाई तक रसाई सिर्फ अमीरों का इस्तेहकाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक गरीब कुनबे को भी तवानाई के ताल्लुक से इसी तरह के हुकूक हासिल हैं। जनाब मोदी जर्मनी में शोस एलमाओ के मुकाम पर आबो हवा, तवानाई और सेहत के बारे में दूसरे दिन के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन आलमी सतह पर मुल्क का कार्बन इखराज सिर्फ 5% है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि इसके पीछे असल वजह तर्ज जिंदगी है जो कुदरत के साथ बकाए बाहम के नजरिए पर मबनी है। जनाब मोदी ने कहा कि आबो हवा से मुतालिक भारत के वादों और अहद के तईं उसका अज़्म मुल्क की कारकर्दगी से जाहिर है। उन्होंने कहा कि भारत ने ज़ेर ज़मीं ईंधन को छोड़कर दीगर वसीलों से 40% तवानाई की सलाहियत हासिल करने का निशाना मुकर्ररा मुद्दत से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। इसके अलावा पेट्रोल में 10% एथेनॉल की आमेजिश का निशाना भी 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत में पूरी तरह शमसी तवानाई से चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा है और भारत का वसी व अरीज रेलवे निजाम साल 2030 तक कार्बन के इखराज से बिल्कुल पाक बन जाएगा। साबिक सिफारतकार जी पार्थसारथी ने ख्याल जाहिर किया कि वजीर-ए-आजम के दूररस नताइज की हामिल तकरीर तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ भारत की साफ़ व शफ़ाफ़ पॉलिसी की अक्कास है। Prime Minister Modi today delivered a really far-reaching speech which spelled out India's policy in working in cooperation with the rest of the world and particularly the advanced countries. And he laid a great emphasis on the need to curb growing conditions of the environment that which were becoming worse. And what he suggested was that the developed countries, G7 as they are called, should join India and cooperate with us in innovative technologies, digital technologies to curb pollution and to really give the world a better environment to live in. वज़ीर-ए-आज़म आज ही खुराक की यकीनी फराहमी और मर्द व औरत की बराबरी के मौजू पर G7 के एक और इजलास में शिरकत कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ बाहमी बातचीत की। जनाब मोदी और जर्मनी के चांसलर ने दोनों मुल्कों की दोस्ती को मजीद मुतनव्वे बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया ताकि लोगों और पूरे कुर्राए अर्ज़ को फायदा हो सके।
وزیر اعظم نریندر مودی نے جرمنی میں شولز ایلماؤ کے مقام پر G7 سربراہ کانفرنس کے موقع پر جرمن چانسلر اولاف شولز سے ملاقات کی۔ جناب مودی نے G7 سربراہ کانفرنس میں مدعو کرنے کے لیے چانسلر اولاف شولز کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے آلودگی سے پاک اور پائیدار ترقیاتی شراکت داری کو آگے لے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ بات چیت کے دوران آب و ہوا سے متعلق کارروائی کرنے اور آب و ہوا میں تبدیلی کی کارروائی کے لیے مالیہ فراہم کرنے کے علاوہ ٹیکنالوجی کی منتقلی جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں کو مزید وسعت دینے کی ضرورت سے بھی اتفاق کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی اداروں خصوصاً بھارت کی صدارت میں G20 کی کانفرنس کی تناظر میں زیادہ تال میل پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی واقعات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم مودی نے کینیڈا کے اپنے ہم منصب جسٹن ٹروڈو کے ساتھ بھی باہمی گفتگو کی۔ دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور تجارتی و معاشی رشتے بڑھانے کے علاوہ سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ P2P تعلقات میں تعاون کرنے سے اتفاق کیا۔ جناب مودی اور یورپین کمیشن کے صدر ارسولا وان ڈر لیئن کے درمیان بھی بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے دوران مضبوط تجارتی رشتوں، آب و ہوا میں تبدیلی کو کم کرنے کے لیے تعاون، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور ثقافتی رابطوں کو مضبوط کرنے جیسے امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے جنوبی افریقہ کے صدر سرل راماپھوسا کے ساتھ بھی میٹنگ کی۔ دونوں رہنماؤں نے 2019 میں تعاون کے اسٹریٹجک پروگرام پر دستخط کے بعد باہمی تعلقات میں کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دفاع، تعلیم اور زراعت کے شعبوں میں حاصل کی گئی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ تجارت، سرمایہ کاری، خوراک کو یقینی فراہمی اور دفاع جیسے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ WTO سمجھوتے کا بھی خیر مقدم کیا جس میں ترقی پذیر ملکوں میں کووڈ کے ٹیکے تیار کرنے کی حمایت کی گئی ہے۔ کثیر جہتی اداروں میں تال میل جاری رکھنے کے علاوہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کی ضرورت کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی جرمنی سے وطن واپسی کے اپنے سفر میں ابوظہبی میں مختصر قیام کریں گے، جہاں وہ آج UAE کے صدر اور ابوظہبی کے حکمراں شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کریں گے اور وہ UAE کے سابق صدر اور ابوظہبی کے حکمراں شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کریں گے۔ GST کونسل کی 47ویں میٹنگ آج سے چنڈی گڑھ میں شروع ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن میٹنگ کی صدارت کریں گی۔ خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے خزانہ اور مرکزی حکومت و ریاستوں کے سینئر افسران GST کونسل کی 2 روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ GST کونسل کی پچھلی میٹنگ میں جو نئی دلی میں ہوئی تھی، ٹیکسٹائل پر شرحوں کو تبدیل کرنے کے فیصلے کو مؤخر کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ GST کونسل نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹیکسٹائل سے متعلق GST کی شرح کو 5% پر جوں کا توں برقرار رکھا جائے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ سرکار کار بنانے والی کمپنیوں کے لیے 8 مسافروں کی گنجائش والی موٹر گاڑیوں میں کم از کم 6 ایئر بیگز فراہم کرنے کو لازمی قرار دے گی۔ انٹل انڈیا سیفٹی پائنیئرز کانفرنس 2022 سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ ملک بھر میں 5 لاکھ حادثوں میں ہر سال تقریباً 1,50,000 افراد کی جانیں تلف ہوتی ہیں۔ We need to work on road engineering and vehicle engineering, enforcement, education, and somewhere we need cooperation from the automobile manufacturers. We have decided to 6 airbags. Some of the company people constantly making opposition for that. We want to save the life of the people, and that is exactly the reason that we need the cooperation from the stakeholders. The technology is very important, which should be economically viable. The PPP model for intelligent transport system and technology we need to find out. ایئر بیگ گاڑی میں بیٹھنے والوں کو قابو میں رکھنے والا ایک ایسا نظام ہے جو کسی حادثے کے دوران ڈرائیور اور گاڑی کے ڈیش بورڈ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے شدید طور پر زخمی ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ SBI ایکو ریپ تحقیقی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں 2017 مالی سال سے
आमदनी के अदम मसावत में काबिल कदर कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में कोविड-19 के दौरान आमदनी अदम मसावत में भी कमी आई है। एसबीआई ग्रुप की चीफ इक्तिसादी मुशीर सौम्या कांति घोष की जानिब से तैयार करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के मुख्तलिफ तबकों में आमदनी के ताल्लुक से जो धचका लगा था, भारत ने उससे वबा के दौरान निमटने में काफी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में गरीबी की शरह में भी कमी आई है। गरीबी की ये शरह जो 2011-12 में 21.9% थी, 2020-21 में कम होकर 17.9% हो गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने काले धन को जायज बनाने के 2 अलग अलग मामलों में पूछताछ के लिए आज शिवसेना के लीडर संजय रावत को तलब किया है। ईडी के नोटिस में उनसे कहा गया है कि वो अपनी अहलिया और साथियों की जानिब से जायदाद हासिल करने के सिलसिले में उनके जुनूबी मुंबई के दफ्तर में पेश हों। ईडी से मुतालिक रजिस्टर किया गया ये पहला मामला है जहां दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड DHFL के उस वक्त के प्रमोटर्स कपिल वाधवान और उनके भाई धीरज के अलावा सोहाना ग्रुप के बिल्डर सुधाकर शेट्टी पर 34,615 करोड़ रुपए के कर्ज की धोखाधड़ी का इल्जाम है। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर पर DHFL के खिलाफ काले धन को जायज बनाने का मामला दर्ज किया था, जबकि तफ्तीश के दौरान जमा किए गए दस्तावेज की जांच से संजय रावत से मुतालिक कुछ मशकूक एंट्रीज पाई गई थीं। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के पेश नजर एकनाथ शिंदे का बागी कैंप उन खुले खतूत को पेश कर रहा है जिसमें शिवसेना पार्टी सदर उद्धव ठाकरे को हिदायत दी गई है। इस तरह के दूसरे मुरासले में जो कल दीपक केसरकर के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया था, ये कहा गया है कि बीजेपी और शिवसेना का इत्तेहाद महाराष्ट्र के अवाम की जानिब से दिए गए फैसले के मुताबिक है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि ये इत्तेहाद महाराष्ट्र को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाएगा। शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद की बात को दोहराते हुए एकनाथ शिंदे कैंप के लीडर दीपक केसरकर ने कहा कि उनकी जंग पार्टी के वजूद मराठी के वकार के लिए है। उन्होंने कहा कि ये बगावत नहीं है बल्कि शिवसेना की खुददारी के लिए जंग है और वो उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो जीत हासिल नहीं कर लेते। उन्होंने उद्धव ठाकरे से अपील की कि वो इस सोच के बारे में गौर करें और बीजेपी के साथ नया इत्तेहाद करें। उन्होंने कहा कि शिवसेना के कंधों पर एनसीपी और कांग्रेस इख्तियार का मजा ले रही है और उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो पार्टी की बुनियाद को खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुंबई से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और बागी अरकान असेंबली के उनके ग्रुप को बुरी राहत दी है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की जानिब से रुकनियत के नाअहल करार देने से मुतालिक भेजे गए नोटिस का जवाब देने की मुद्दत 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में जारी 23 साल से कम उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम के फ्री स्टाइल वजन जुमरे में टोक्यो ओलंपियाई मुक्केबाज दीपक पूनिया ने मास्केट स्टेबैल्डी को हराकर कांसे का तमगा हासिल किया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान के साथ मीटिंग और महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान से मुतालिक खबरों को जली सुर्खियों के साथ शाया किया है। G7 इजलास, बाइडन, मैक्रोन और ट्रूडो से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबर को रोजनामा इनकलाब और प्रताप ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। इस इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत दुनिया की मजबूत मईशत के तौर पर उभर रहा है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और दीगर सभी अखबारों ने महाराष्ट्र में बागी अरकान असेंबली को राहत, नाअहली पर 11 जुलाई तक फैसला लेने पर रोक की खबर को पहली खबर के तौर पर शाया किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस मामले की अगली समाअत 11 जुलाई को होगी। सदारती इंतखाब, अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस खबर पर तकरीबन सभी अखबारों ने तवज्जो मरकूज की है। इस मौके पर अपोजिशन पार्टियों के कई अहम लीडर मौजूद थे। रोजनामा मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के एक बयान को अहमियत के साथ शाया किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बुजुर्ग खवातीन को बेसहारा छोड़ना समाजी बुराई और मुल्क की सखावत पर धब्बा है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में माहौलियात के लिए साफ सुथरी तवानाई और टेक्नोलॉजीज के लिए एक बड़ी मार्केट उभर रही है। उन्होंने G7 मुल्कों पर जोर दिया कि भारत की साफ सुथरी तवानाई की मुंतकली में सरमायाकारी करें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर, यूरोपियन कमीशन के सदर और जनूबी अफ्रीका और कनाडा के वजीर-ए-आज़म के साथ बाहमी मीटिंगें की। चंडीगढ़ में आज GST काउंसिल की 47वीं मीटिंग शुरू हो रही है।
مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ حکومت 8 سیٹوں والی گاڑیوں میں 6 ایئر بیگز کو لازمی بنائے گی، اور کرغزستان میں بشکیک کے مقام پر 23 سال سے کم عمر کی ایشین کشتی چیمپئن شپ میں دیپک پونیا نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔